हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ेस, जिसमें बेसिकली दो टाइप है, कम्युनिकेबल डिसीज़ेस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ेस में से पहला टाइप अब देखने जा रहे हैं मलेरिया। तो मलेरिया ये अपन ने बचपन से देखा है कि मच्छर से फैलने वाला बीमारी है। मच्छर से फैलने वाला यानी कि मच्छर इसको ट्रांसफ़र करता है। That's why it is called as vector-borne infectious disease caused by protist plasmodium। तो ये वेक्टर यानी कि ट्रांसफ़र करने वाला, तो इस डिसीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने वाला मॉस्किटो ये वेक्टर है, और इस डिसीज़ को करने वाला यानी कि पैथोजन इज़ द प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम विच इज़ ए मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म और द पैथोजन, इसके प्लाज्मोडियम के 4 स्पेसीज़ हैं, जिसके कारण मलेरिया के भी 4 टाइप होते हैं। सो देर आर 4 स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम एज प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो इन चारों में से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, इससे होने वाला मलेरिया बहुत घातक होता है। सो ओनली दैट इज़ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम कॉजेज सीरियस इलनेस वाइल अदर आर रेयरली फैटल। तो ये जो 4 टाइप के स्पेसीज है प्लाज्मोडियम के, इसमें के पहले के जो 3 हैं उससे भी मलेरिया होता है, लेकिन उसका उतना ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होता है। लेकिन जो मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम वाले पैथोजन से होगा, ये ज़्यादा घातक रहता है, ये बहुत फैटल यानी कि इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। सो बेस्ड ऑन द स्पेसीज देर आर 4 टाइप्स ऑफ मलेरिया। तो ये 4 स्पेसीज के बेस पे मलेरिया के भी 4 प्रकार है। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि व्हाट आर द जनरल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, कि सिम्टम्स क्या है, उस मलेरिया में क्या होता है, क्या जनरल उसमें लक्षण होते हैं मलेरिया की। तो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया बिगिन्स टू अपीयर अबाउट 7 to 15 days आफ्टर द बाइट ऑफ इन्फेक्टिव मॉस्किटो। ये खास बात है, दिमाग में रखिए कि एक बार जब मच्छर काटता है, क्या आज आपको मच्छर काटा तो कल से मलेरिया नहीं हो जाएगा। आज मच्छर काटा है तो अगले हफ्ते यानी कि कम से कम आपको 7 से 15 दिन लगेंगे मलेरिया होने में। और ये जो 7 से 15 दिन है, इट इज़ ड्यू टू आवर इम्यूनिटी, कि अगर कोई पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होगी तो उसको 7 दिन के अंदर ही मलेरिया के सिम्टम दिखेंगे, और कोई स्ट्रांग रहेगा इम्यूनिटी में तो उसको ज़्यादा दिन लगेंगे, यानी कि 15 दिन बाद उसमें वो लक्षण दिखेंगे। तो ये उसका इंक्यूबेशन टाइम है कि मलेरिया का पैथोजन यानी कि प्लाज्मोडियम बॉडी में आने के बाद भी 7 से 15 दिन लेता है उस अपने लक्षण दिखाने के लिए। सो ये इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद प्लाज्मोडियम बॉडी में आ गए, 7-8 दिन या 15 दिन होने के बाद, ये इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद पेशेंट में धीरे धीरे मलेरिया के सिम्टम्स दिखते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो होगा इनिशियल सिम्टम्स आर फीवर यानी कि बुखार आएगा, हेडेक सर दुखना, एंड चिल्स यानी कि ठंडी बजना, मे बी डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज एज मलेरिया। तो पहले शुरू ये पता नहीं लगेगा कि ये मलेरिया की सिम्टम्स है, क्योंकि सर में दर्द बुखार वगैरह तो जनरली होता है, सर्दी वगैरह भी अपने को कभी ठंडी लगने से बचती है, तो पहले शुरू में तो अपने को मलेरिया है बोल के फिक्स नहीं होगा। एंड द क्लासिकल सिम्टम्स यानी कि रेगुलर जो हमेशा से चले आ रहे हैं। सो क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इज साइक्लिक अकेरेंस ऑफ हाई फीवर फॉलोड बाई स्वेटिंग एंड सडन शिवरिंग। तो मेन जो सिम्टम्स होगा मलेरिया का, इस सिम्टम्स में आप पेशेंट का कंफर्म कर सकते हो कि इसको मलेरिया हो सकता है। वो ये है कि पेशेंट को एकदम ज़्यादा बुखार आएगा और फिर थोड़ी देर के बाद उसको पसीना आकर ठंडी बजने लगेगी और बुखार कम हो जाएगा। सो सच एंटायर एपिसोड लास्ट फॉर 4 to 6 hours एंड रिटर्न्स एवरी 2 days और 3 days। तो ये सारा पहले हाई टेम्परेचर आना, फिर पेशेंट को पसीना आना, फिर बाद में लगे जल्दी से ठंडी बजना, ये जो चलेगा ये कम से कम ये 4-5 घंटे चलेगा। और ये जो एपिसोड पहले बुखार आएगा, फिर पसीना आएगा, फिर पेशेंट को सर्दी लगेगी, ये वाला एपिसोड मतलब ये जो इवेंट्स है ये 4 से 6 घंटे चलेंगे, और ये 2-3 दिन के बाद रिपीट होता रहेगा। आज हो गया, फिर 1-2 दिन नहीं होगा, फिर बाद में होगा, फिर 1-2 दिन नहीं होगा, फिर होगा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये मलेरिया का मेन सिम्टम्स होता है। साथ में होगा वॉमिटिंग एंड कन्वुल्शन, मतलब उल्टी वगैरह होगा, चक्कर वगैरह आना, ये होगा। साथ में है अर्थरालजिया दैट इज़ जॉइंट पेन्स, एनीमिया ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ आरबीसी। अर्थरालजिया मीन्स जॉइंट पेन्स, जोड़े दुखेंगे पेशेंट के। एनीमिया मतलब उसको ब्लड कम बताएगा, क्योंकि इसमें जनरली क्या होता है कि आगे अपन लाइफ साइकिल में देखेंगे कि जो प्लाज्मोडियम है
ये पेशेंट के आरबीसी में ही मल्टीप्लाई होता है और आरबीसी को नष्ट कर देता है। तो आरबीसी जब नष्ट होते जाएंगे, डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, तो पेशेंट का ब्लड कम होते रहता है। सो दैट कॉजेस एनीमिया। और उसके साथ ये हीमोग्लोबिनूरिया, हिपैटोमीगैली, ये सारे होता है, मतलब कि लीवर में सूज आ जाएगी, दैट इज़ लीवर इनलार्जमेंट। और लास्ट में है रेटिनल डैमेज, मतलब उसकी आँख का जो रेटिना होता है वो रेटिना भी ख़राब हो सकता है। इसके कारण पेशेंट को अंधत्व भी आता है अगर बहुत ज़्यादा इसका इन्फेक्शन हो गया तो सेरिब्रल मलेरिया यानी कि ब्रेन इन्फेक्शन, अगर इसमें ज़्यादा ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं सेरिब्रल मलेरिया। तो ये हो गया जनरल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया विच विल डेवलप आफ्टर 7 to 15 डेज आफ्टर इन्फेक्शन। कि मलेरिया बॉडी में आने के बाद 7 से 15 दिन के बाद अपने को ये सिम्टम्स दिखेंगे। तो यही डिफरेंट 4 जो स्पेसीज़ है प्लाज्मोडियम के, ये चारों स्पेसीज़ का ड्यूरेशन क्या है इन्फेक्शन करने का और डिसीज़ होने का, इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा देखेंगे। सो पहले स्पेसीज़ प्लाज्मोडियम विवैक्स, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज़, मतलब 14 डेज़ के बाद इसमें इन्फेक्शन दिखेंगे, अपने को सिम्टम्स दिखेंगे। और इसके सिम्टम्स होंगे हाई फीवर आफ्टर 48 आवर्स इंटरवल, कि इसमें जो टेम्परेचर ज़्यादा आना, ठंडी बजना, बुखार आना, फिर पसीना आना, ये वाला जो इस इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स 48 आवर्स के बाद रिपीट होते जाएंगे। मतलब आज हो गया तो फिर एक दिन छोड़कर बाद में होगा, ऐसे 48 आवर्स के इंटरवल के बाद वो एपिसोड रिटर्न होता जाएगा। दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये वाले स्पेसीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड सबसे ज़्यादा है, डेट इज़ 28 डेज़। और इसमें जो इसके जो सिम्टम्स रिपीट्स होंगे ये आफ्टर 72 आवर्स इंटरवल के बाद, कि हर 72 आवर्स के बाद इसके सिम्टम्स की साइन रिपीट होते जाएगी। और तीसरा स्पेसीज़ प्लाज्मोडियम ओवेली, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 17 डेज़ है और इसमें जो हाई फीवर का एपिसोड है वो 48 आवर्स के बाद रिपीट होता रहेगा जनरली। लास्ट वाला जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये सबसे घातक होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत कम है, जो सिर्फ 12 डेज़ है। तो एक बार इन्फेक्शन होने के बाद 12 डेज़ के बाद इसके अंदर पेशेंट के अंदर साइंस दिखेंगे अपने को सिम्टम्स। और ये सिम्टम्स वही जनरल है, हाई फीवर एट इरेगुलर इंटरवल्स, मतलब इसमें इरेगुलर इंटरवल्स यानी कि फिक्स नहीं है कि जैसे ऊपर वाले में था पहले के स्पेसीज़ में कि 72 आवर्स के बाद ही होगा या 42 आवर्स के बाद ही होगा। इसमें इरेगुलर इंटरवल्स है कि 22 आवर्स से लेकर 42 आवर्स के बीच में कभी भी ये सिम्टम्स रिपीटेड अकर होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट 4 स्पेसीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम के इंक्यूबेशन पीरियड और उनका इंटरवल ऑफ अकरेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये मलेरिया फैलता कैसा है। सो प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू एन इंसेक्ट वेक्टर दैट इज़ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, कि ये मलेरिया एक से दूसरे इंसान को जाने के लिए फीमेल मॉस्किटो जो कि एनाफिलस मॉस्किटो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स वाई इट इज़ ओनली ट्रांसफरिंग द पैथोजन, इसके लिए इसको बोलते हैं वेक्टर। ये जो मच्छर है ये मच्छर से मलेरिया नहीं होता है, लेकिन ये मलेरिया करने वाले पैथोजन जो है प्लाज्मोडियम उसको एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक फैलाता है। इसके लिए ये मॉस्किटो को वेक्टर बोलेंगे। मदद से हम ये मॉस्किटो बाइट देखेंगे कि मच्छर काटता कैसा है। तो मच्छर के मुंह पे सबसे पहले सेंस ऑर्गन लगे हुए होते हैं, जिससे ये ह्यूमन बीइंग के स्किन के ऊपर लगे हुए केमिकल्स जैसे कि लैक्टिक एसिड, शुगर वगैरह को पहचान लेता है, इसलिए स्किन साफ़ रखना है। और जब ये केमिकल स्किन पे मिल जाते हैं तो मच्छर उस जगह पे अपना पहले सलाइवा डाल देता है, जिसके कारण उस जगह पर थोड़ा सा सुंदपना आ जाता है और मच्छर अपना डंक यानी कि प्रोबोसिस अपने स्किन के अंदर चुबा पाता है। तो ये उसका प्रोबोसिस स्किन में डालने के लिए उसके प्रोबोसिस में ये 6 नीडल्स है, देखिए एक आरी जैसी है जिससे वो स्किन को काटता है और स्किन के अंदर छिद्र करके बाकी के जो 2 नीडल्स है बाजू के वो उसको दूर रखते हैं स्किन को, और बीच में की नीडल से वो ब्लड वेजल्स के पहचानता है। और ब्लड वेजल्स जब अंदर मिल जाती है तो ये तीसरी नीडल से वो कुछ ऐसे केमिकल्स डालता है जिसके कारण ब्लड लिक्विड ही रहता है, जमता नहीं है। और ये ब्लड वेजल्स जब प्रोबोसिस इधर उधर आजू बाजू डालकर वो ब्लड वेजल्स ढूंढ लेते हैं, और जब मच्छर को ब्लड वेजल्स मिल जाते हैं तो वो ब्लड वेजल्स में वो सबसे पहले सलाइवा डालता है अपना, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम के
स्पोरोसाइट्स रहेंगे और ये स्पोरोसाइट्स ह्यूमन ब्लड के अंदर जाकर फिर इन्फेक्शन कर देंगे हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर। और ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं है, अगर ये ह्यूमन बीइंग पहले से ही मलेरिया वाला है तो ये इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग का ब्लड जैसे ही मॉस्किटो के पेट में जाएगा वहाँ पर इसके गैमेटोसाइट जो है वो मिलकर जाइगोट बना देंगे। ठीक है, अब ये इचिंग वाला कि मच्छर काटने पे फूलता क्यों है, तो ये जैसे ही मच्छर काटता है वो पहले सलाइवा डाला है अपने स्किन में, वो सलाइवा होता है एंटीजन। ये एंटीजन को अपने इम्यून बॉडी रिस्पॉन्स देकर वहाँ पर फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेट कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर थोड़ी सी सूज आ जाती है। अब ये सूज आने के बाद और वो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण अपन उस केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आया है वो फ्लूइड के कारण सूजन आती है। लेकिन ये निडल जो वो दाल की इधर उधर अगर ये देखता है कि ब्लड वेजल्स कहाँ पे है तो उससे वो ज़्यादा सलाइवा छोड़ देता है किस जगह पर, इसलिए कभी कभी सूजन कहीं कहीं पे बड़ी भी आती है और वहाँ अपने को इचिंग होती है। ठीक है, तो व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, कि जब ऐसा मॉस्किटो फीमेल एनाफिलस वाला जिसके अंदर ये प्लाज्मोडियम है, सारे एनाफिलस के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होगा, कि जब कभी एनाफिलस फीमेल के अंदर ये प्लाज्मोडियम आ गया है और ऐसा एनाफिलस फीमेल मॉस्किटो जब ह्यूमन बीइंग को काटता है तो ये काटते समय अपना सलाइवा बॉडी में छोड़ेगा पेशेंट के, और वो सलाइवा के साथ साथ फीमेल मॉस्किटो के सलाइवा में ये प्लाज्मोडियम आ जाता है ह्यूमन बीइंग के ब्लड में। सो व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस सक द ह्यूमन ब्लड इट में ट्रांसफ़र स्पोरोजॉइट्स टू ह्यूमन सर्कुलेशन। स्पोरोजॉइट्स ये एक स्टेज है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के अंदर, अपन देखेंगे बाद में। तो ये स्पोरोजॉइट्स जो कि प्लाज्मोडियम का एक स्टेज है वो ह्यूमन के बॉडी में आ जाता है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग के जिसको मलेरिया नहीं है उसके ब्लड के अंदर जब कभी मच्छर काटेगा एनाफिलस मॉस्किटो ये आ जाएगा ह्यूमन बीइंग के अंदर। फिर बाद में ये स्पोरोजॉइट्स reproduce asexually through fission and that process is called as सीजोगोनी in the liver cell और erythrocyte। तो ये जब स्पोरोजॉइट ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर आ जाएगा मच्छर काटने से, ये ह्यूमन बीइंग के लीवर के अंदर जाएगा, लीवर सेल्स में, और साथ में ब्लड के जो आरबीसीज है इरिथ्रोसाइट उनके अंदर ये मल्टीप्लाई होगा असेक्सुअली एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सीजोगोनी। और ये सीजोगोनी के बाद दिस सेल्स फॉर्म्ड आर न्यू सेल्स कॉल्ड एज मीरोजॉइड्स। तो ये प्रोसेस से जो जब फिर न्यू सेल्स बनेंगे दीज न्यू सेल्स आर कॉल्ड एज मीरोजॉइड्स। So the cell formed within erythrocyte functions as gametocytes that is called as gamogony। तो फिर ये जो मीरोजॉइड्स है ये मीरोजॉइड्स आरबीसी में इन्फेक्ट होंगे। जनरली स्पोरोजॉइड्स जो मच्छर से पेशेंट के बॉडी में आया है ये जाएगा लीवर सेल्स के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर ये बनाएगा मीरोजॉइड्स। ये मीरोजॉइड्स फिर ब्लड के अंदर के आरबीसीज में इन्फेक्ट करेंगे और आरबीसी में ये बनाएंगे गैमेटोसाइट्स। और ये गैमेटोसाइट्स बनाने का जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैमोगोनी। सो बिसाइड इट फॉर्म्स ए गैमेटोसाइट विद इन इरिथ्रोसाइट्स दैट इज गैमोगोनी। मतलब लीवर सेल्स के अंदर भी गैमोगोनी हो सकता है और इरिथ्रोसाइट्स के अंदर भी गैमोगोनी होता है। तो लीवर सेल्स हो या आरबीसीज हो इसके अंदर प्लाज्मोडियम्स के गैमेटोसाइट्स बन जाएंगे विच कैन बी कॉल्ड एज गैमेट्स। ये उसके गैमेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये गैमेट्स जो पेशेंट के ब्लड में बन गए हैं, अब ये पेशेंट के ब्लड में ये गैमेटोसाइट्स घूमते रहेंगे। फिर कभी जब दूसरा कभी मच्छर वो मलेरिया वाले पेशेंट को काटेगा तो फिर वो अच्छे हेल्दी मच्छर के अंदर भी, हेल्दी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर ये गैमेटोसाइट कंटेनिंग ब्लड जब वो चूसेगा पेशेंट के ब्लड से तो उसके मच्छर के पेट में ये गैमेटोसाइट चले जाएंगे। सो दीज गैमेटोसाइट इफ़ टेकन अप बाय फीमेल एनाफिलस, तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जब आके मलेरिया हुए पेशेंट को काटेगा तो वो ब्लड के साथ वो एनाफिलस फीमेल के बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट्स चले जाएंगे। ये गैमेटोसाइट समझो गैमेट ही होते हैं प्लाज्मोडियम के। और ये गैमेट्स जब मच्छर के पेट के अंदर जाएंगे तो मच्छर के पेट के अंदर ऐसे एनवायरनमेंट होता है कि ये गैमेट्स फ्यूज़ हो जाएंगे। रिमेंबर दिस, फर्टिलाइजेशन दैट इज़ द यूनियन ऑफ गैमेट्स will take place in the stomach of mosquito।
कि पेशेंट जैसे ही मॉस्किटो ने ब्लड लिया अंदर पेशेंट के बॉडी से, तो उसके पेट में जाएगा और पेट में ऐसा वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है कि जिसके कारण ये गैमेट फ्यूज़ हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन इट्स गट यानी कि स्टमक ऑफ मॉस्किटो। तो डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म। अपने को पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट, तो विच ट्रांसफर्ड इनटू oocytes, और बाद में ये जाइगोट का रूपांतर और ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो oocytes का शेप ले लेगा। तो जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू oocytes। लेटर ऑन these oocytes forms large number of haploid sporozoites through meiosis and this process is called as sporogony। तो फिर ये oocyte जो है ये मॉस्किटो के इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब उसके, तो ये oocytes हैप्लॉइड बनाएंगे, हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, एंड दीज हैप्लॉइड सेल्स विल बी कॉल्ड एज स्पोरोजॉइड्स। और ये डिप्लॉइड oocyte से हैप्लॉइड स्पोरोजॉइड्स बनने का जो प्रोसेस है ये होगा मियोसिस के मार्ग से, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पोरोगोनी। एंड दीज स्पोरोजॉइड्स माइग्रेट टू सलाइवरी ग्लैंड्स एंड आर रेडी टू इन्फेक्ट न्यू ह्यूमन। ये स्पोरोजॉइड्स इस मॉस्किटो के गट से मॉस्किटो के ही सलाइवरी ग्लैंड तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाते हैं। फिर जब कभी वो इन्फेक्टेड वाला मॉस्किटो, अब ये मॉस्किटो जब दूसरे हेल्दी ह्यूमन बींग को काटेगा तो फिर ये हेल्दी ह्यूमन बींग को क्या ट्रांसफ़र कर देगा, स्पोरोजॉइड्स। तो इस तरीके से स्पोरोजॉइड एक ह्यूमन बींग के अंदर आया था, फिर बाद में ह्यूमन बींग के लीवर में और उसके आरबीसीज में वो बन गया गैमेटोसाइट। फिर ये गैमेटोसाइट फिर से फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर आया, फिर उसके स्टमक में जाके ये फिर से स्पोरोजॉइड बनाया, फिर ये स्पोरोजॉइड अगेन मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आ गया और फिर ये अगले हेल्दी ह्यूमन बींग में चला जाएगा जब ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो उसको काटेगी। इस तरीके से ये मलेरिया का जो मेन पैथोजन है प्लाज्मोडियम, उसकी ये लाइफ साइकिल होती है, जिसको कंप्लीट करने के लिए उसको दोनों होस्ट चाहिए, ह्यूमन बींग एंड मॉस्किटो। स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में ह्यूमन बींग और मॉस्किटो कैसे इन्वॉल्व हो। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए दोनों का भी होना ज़रूरी है, ह्यूमन बींग भी होना है और मॉस्किटो भी होना है। अब इसके साथ साथ ध्यान से सुनिए कि ह्यूमन बींग कभी जाके मॉस्किटो को प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र नहीं करेगा, लेकिन मच्छर आके ह्यूमन बींग को काटता है और मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम पैथोजन है वो ट्रांसफ़र करता है। दैट्स वाई मॉस्किटो इज़ कॉल्ड एज वेक्टर, इसलिए मॉस्किटो को वेक्टर बोलते हैं। और ये दोनों भी ह्यूमन बींग एंड मॉस्किटो मलेरिया के जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम उनके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तरीके से ये प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के मेन स्टेप्स है जो कि ह्यूमन बींग और मॉस्किटो दोनों में कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से अपन प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को इस तरीके शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो द मेन स्टेप्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, तो लाइफ साइकिल के मेन प्लाज्मोडियम के मेन स्टेप्स हैं स्पोरोजॉइड्स जो कि सीजोगोनी के प्रोसेस से मीरोजॉइट में बदल जाएगा, और ये सीजोगोनी को फिजन भी कहते हैं। फिजन यानी कि एक सेल टूट के दो बनना। उसके बाद मीरोज और ये वाला स्टेप कंप्लीट होगा इन ह्यूमन लीवर सेल्स, कि ये स्टेप कंप्लीट होने के लिए ह्यूमन लीवर सेल्स ज़रूरी है। फिर मीरोजॉइट इज़ कन्वर्टेड इनटू गैमेटोसॉइट, ये प्रोसेस कन्वर्शन का प्रोसेस कहलाएगा गैमोगोनी, और ये गैमोगोनी प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए ह्यूमन आरबीसी ज़रूरी है। तो यहाँ तक के जो स्टेप्स है ये दो, सीजोगोनी एंड गैमोगोनी, दीज टू स्टेप्स विल रिक्वायर ह्यूमन होस्ट। ये दोनों स्टेप कंप्लीट होने के लिए ह्यूमन होस्ट चाहिए। अब ये जैसे गैमोगोनी कंप्लीट हो जाएगा, गैमेटोसाइट बन जाएंगे यानी कि गैमेट्स बन जाएंगे। अब यहाँ से मॉस्किटो का काम चालू है कि इसके आगे का लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए मॉस्किटो होस्ट होना ज़रूरी है। अब ये मॉस्किटो होस्ट में गैमेटोसाइट्स जैसे इंटर होंगे मॉस्किटो के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएंगे उस साइट्स में, और ये प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन के थ्रू, और ये प्रोसेस कंप्लीट होगा इन द गट ऑफ मॉस्किटो, मतलब मॉस्किटो के पेट के अंदर कंप्लीट होगा। अब oocyte इज देन ट्रांसफर इनटू स्पोरोजॉइड्स, बाद में ये oocytes स्पोरोजॉइड्स में बदल जाएंगे, और ये प्रोसेस को बोलेंगे स्पोरोगोनी, और ये स्पोरोगोनी प्रोसेस है मियोसिस के मार्ग वाला, मियोसिस टाइप वाला प्रोसेस है ये, जिसका नाम स्पोरोगोनी दिए। तो उस स्पोरोगोनी प्रोसेस से oocyte इज़ कन्वर्टेड इनटू स्पोरोजॉइड, और ये प्रोसेस होने के लिए भी मॉस्किटो के
स्टमक की ही ज़रूरत है, और मॉस्किटो के स्टमक में ये oocyte स्पोरोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर ये मॉस्किटो के स्टमक से निकलकर मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो दे आर ट्रांसफर टू सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो। अब ये जो 2 स्टेप्स है, फर्टिलाइजेशन और स्पोरोगोनी वाला, इसके लिए मॉस्किटो की ज़रूरत है। इस तरीके से प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए ये दोनों होस्ट ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स और मॉस्किटो। ये दोनों ह्यूमन बींग और मॉस्किटो, ये दोनों होस्ट बहुत ज़रूरी है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए। ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि मलेरिया को डायग्नोस कैसे करें और उसको ट्रीटमेंट कैसे दें, मतलब मलेरिया का निदान और उसका उपचार, कि उसको मलेरिया को डायग्नोस करना और उसको उपचार देना, उसका ट्रीटमेंट करना। सो मलेरिया कैन डायग्नोस बाय माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ब्लड स्मीयर, कि ब्लड टेस्ट से अपने को पता लगेगा कि पेशेंट को मलेरिया है या नहीं। इसके अंदर क्या होगा कि पेशेंट का ब्लड लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में रखकर अपन पतली फिल्म बना के, यानी कि स्मीयर के स्लाइड के ऊपर पेशेंट का ब्लड का एक लेयर बनाकर वो माइक्रोस्कोप में थिन लेयर को देखेंगे, जिसके अंदर अगर प्लाज्मोडियम दिखता है तो, अगर पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम दिखता है तो देन दैट पेशेंट विल बी मलेरिया पॉजिटिव, तो फिर वो पेशेंट को मलेरिया पॉजिटिव होगा। सो बिसाइड अदर रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट बेस्ड ऑन द न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक आर आल्सो यूज्ड। ये भी दूसरे टाइप के टेस्ट है जिससे अपन मलेरिया का टेस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इंक्लूड आर्टिमेसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज, जिसको शॉर्ट में अपन ACTs बोलते हैं। ACTs इसलिए कि देर आर डिफरेंट आर्टिमेसिनिन, अलग अलग टाइप के आर्टिमेसिनिन है, जिसको कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 डिफरेंट आर्टिमेसिन रिकमेंड किया है। तो WHO हैज़ रिकमेंडेड 5 डिफरेंट ACTs विच इंक्लूड वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ आर्टिसुनेट, सल्फाडॉक्सिन, पायरीमिथामीन एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग ड्रग्स हैं जो कि अलग अलग मात्रा में डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन कर दिए जाते हैं। सो दिस फॉर्म द डिफरेंट ACTs, ये मलेरिया के उसमें यूज़ होने वाला ड्रग है। इसी के साथ साथ दूसरा एक ड्रग है दैट इज़ कॉल्ड एज क्वाइनिन, ये भी मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। सो इन एडिशन क्वाइनिन इज़ आल्सो यूज्ड। तो इस तरीके से मलेरिया के ट्रीटमेंट में अपन ACT प्लस क्वाइनिन, ये दोनों मिलाकर पेशेंट के सिम्टम्स को दूर करने के लिए उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ये है मलेरिया का ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो, कि प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड इंसेक्ट रिपेलेंट। तो मच्छर नहीं काटना, इसके लिए अपन मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हैं, तो मच्छर भगाने वाले या मच्छर के नेट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड एंड ड्रेइंग स्टैगनेंट वाटर वेयर मॉस्किटो ले एग्स। नेक्स्ट प्रिवेंशन होगा कि स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड ड्रेनिंग स्टैगनेंट वाटर, कि अगर पानी कहीं खड़ा हुआ है, रुका हुआ पानी, जमा हुआ पानी है, तो उसको फेंक देना, ड्रेनिंग कर देना, उसको निकाल देना। और अगर कोई ऐसा छोटा डबका पानी जमा पॉन्ड वगैरह है जिसमें अपन पानी खाली नहीं कर सकते, तो उस पानी के ऊपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है, क्योंकि ये पानी के अंदर मॉस्किटो अंडे देते हैं, जहाँ से उनके लार्वी तैयार होते हैं और न्यू मॉस्किटो तैयार होते हैं। सो इन दिस वे वी हैव टू डिस्ट्रॉय द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो, कि मच्छर बढ़े ना, इसके लिए अपने को ये प्रिवेंशन लेना पड़ेगा। और लास्ट है मॉस्किटो लार्वी कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग गम्बोशिया फ्रेश वाटर फिश। ये बायो कंट्रोल है, मतलब अगर आपको इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करना है और पानी, अब जैसे मैंने बोला कि पहले पानी अगर कहीं जमा है कूलर वगैरह में, तो उसको फेंक के खाली कर दिए तो चलेगा। लेकिन अगर कहीं पानी का ऐसा जमा है पॉन्ड जिसको अपन खाली नहीं कर सकते हैं, तो उसमें या तो आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना पड़ेगा, और अगर इंसेक्टिसाइड नहीं स्प्रे करना है तो बायो कंट्रोल के हिसाब से आप एक टाइप की फ़िश है जिसका नाम है गम्बोशिया फ़िश, तो ये गम्बोशिया फ़िश उस पानी में छोड़ देना। ये फ़िश क्या करती है कि जो भी मलेरिया के मॉस्किटो के जो एनाफिलस के लार्वी रहते हैं, वो मॉस्किटो के लार्वी ये खा लेती है। सो इन दिस वे दिस इज़ द प्रिवेंशन फॉर मॉस्किटो।